नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और पिछली क्लास में दोस्तों हमने बात की थी मुद्रा और मुद्रा पूर्ति की अवधारणा, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड ग्रेड के लिहाज से, और काफी सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा विभिन्न एग्जामों में इस टॉपिक से लिए गए प्रश्नों के बारे में। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम प्रश्न करते चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें प्रश्न दिया हुआ है, देखो तो यहां पर प्रश्न दिया है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहां पर बोल रखा है M2, तो M2 में M1 प्लस बैंकों के पास साउदी जमा दे रखा है। तो जबकि मैंने आपको कल बताया कि M1 में जो है क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD होता है, और M2 में जो है M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं होता है, M3 में M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की समस्त जमाएं होता है, और M4 में M3 प्लस डाकघर की समस्त बचत जमाएं होता है। तो यहां पर M2 ये गलत दे रखा है, और मैंने कल आपको बताया कि M3 को समग्र मौद्रिक संसाधन भी कहा जाता है, तो ये सही है। तो यहां पर केवल B सही है, A गलत है, तो ये B सही है, तो राइट ऑप्शन दूसरा विकल्प आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले इस पे। तो यहां पर भी वही डिटेल में बोल रहा है, तो M1, M2, M3 और M4। तो M1 में तो मैंने कहा C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। तो C प्लस DD प्लस OD क्या हो गया, तो जनता के पास जमा नकदी, व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं और RBI की जमाएं। जबकि M4 में मैंने आपको बताया M3 प्लस डाकघर की समस्त बचत जमाएं, डाकघर की समस्त बचत जमाएं। तो देखो डाकघर की समस्त बचत जमाएं किसमें दे रखा है, तो देखो यहां पर दे रखा है डाकघरों की समस्त जमाएं। ये केवल M4 में ही आता है। तो M4 में आता है ये 3। तो देखो यहां पर D में 3 किसी विकल्प में दे रखा है क्या, एक ही में दे रखा है। तो एक ही में दे रखा है, तो इसका मतलब राइट आंसर जो है अपने पास तीसरा विकल्प हो जाएगा। तो तीसरा विकल्प है, तो बाकी भी देख लेते हैं। देखो M1, तो M1 में क्या दे रखा है मुझे यहां पर, ठीक है। तो जनता के पास जमा रखी मुद्रा, बैंकों की शुद्ध मांग जमाएं और RBI की अन्य जमाएं। तो यहां पर ए में क्या आएगा, ए में आएगा 4, ठीक है। तो ए में आ रहा है 4, बिल्कुल आ रहा है ए में 4। M2, तो M2 होता है M1 प्लस, मतलब जनता के पास जमा धन, व्यापारिक बैंकों की मांग जमाएं, RBI की अन्य जमाएं प्लस डाकघर की बचत जमाएं, डाकघर की बचत जमाएं। तो डाकघर की बचत जमाएं जो है यहां पर देखो, जनता के पास मुद्रा, बैंकों की शुद्ध जमाएं नहीं आएगा, मांग जमा आएगा, ठीक है, और डाकघर की बचत जमाएं। तो यहां पर M2 में जो है 2 का 2 आएगा, तो 2 में 2 आ रहा है और 3 में 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। तो ये इससे जो डिटेल में सबसे ज्यादा जो लंबा प्रश्न आ सकता है उसके बारे में ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। बहुत सीधा सा सवाल है, देखने में इतना लंबा सवाल है लेकिन बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। तो देखो हमने यहां पर ये किया सारा का सारा डिटेल। तो यहां पर देखो जनता के पास जमा रखी मुद्रा मतलब C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। फिर M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं किया हमने, यहां पर भी M1 प्लस बैंकों की समस्त जमाएं किया, बैंकों की समस्त जमाएं किया। तो सब में प्लस प्लस ही किया है हमने, माइनस किसी में भी नहीं किया है। तो यहां पर देखो अगले प्रश्न में ये क्या बोल रहा है, जनता के पास रखी मुद्रा माइनस, आरक्षित मुद्रा मतलब प्रचलन में मुद्रा माइनस माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो माइनस तो हमने कहीं किया ही नहीं है, हमने तो सारी जगह प्लस ही किया है। तो यहां पर देखो M0 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया C प्लस CR प्लस OD। तो C का मतलब प्रचलन में मुद्रा, करेंसी जो घूम रही है, प्लस RBI के पास बैंकर जमाएं मतलब CRR और SLR, और RBI के पास अन्य जमाएं। तो यहां पर C प्लस CR प्लस OD मिलकर जो बनता है M0 बनता है हमारे पास। और M0 को हम आरक्षित मुद्रा, प्रारक्षित मुद्रा, आधार मुद्रा इत्यादि नामों से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दे रखा है, देखो ये प्रश्न जो है साख सृजन का दिया हुआ है, और साख सृजन में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो साख गुणांक कैसे निकाला जाता है। साख गुणांक का मतलब है कि बैंक अपने पास जमा के आधार पर उससे कितना गुना अधिक लोन बांट सकते हैं। तो इसके लिए हम साख गुणांक ज्ञात करते हैं, और इसका फॉर्मूला था 1/CR, ठीक है। और यहां पर कुल साख सृजन अगर मुझे ज्ञात करनी है, तो यहां पर साख गुणांक
इनटू जो है हम कर देते हैं प्राथमिक जमा से। प्राथमिक जमा से, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मुझे दे रखा है, देखो प्राथमिक जमा तो 10,000 है, ठीक है। बैंकों का CRR 10% है, SLR 25% है, और कुछ ऐसी राशि जो उपयोग में ही नहीं आ रही है। तो यहां पर 10 और 25 35, 35 और 5 40। तो यहां पर जो CR की दर आ जाएगी वो आ जाएगी 40। तो 1/40%, परसेंट को 100 में लिख दूंगा, तो ये 0 से 0 कट गया और ये आ गया 2.5, ठीक है, आ गया 2.5। तो यहां पर साख गुणांक तो आ गया मेरे पास 2.5, और प्राथमिक जमा जो है मेरे पास 10,000 है, शायद ये 10,000 है। तो यहां पर प्राथमिक जमा 10,000 है, तो 2.5 से 10,000 को गुणा कर दूंगा अगर मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा राइट आंसर 25,000। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 25,000। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो है ये है 25,000, ठीक है। तो ये 25,000 राइट आंसर आएगा। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगले की बात करें हम, भारत में मुद्रा पूर्ति के किस माप में वाणिज्यिक और सहकारी बैंक की समय जमाएं होती है? देखो समय जमाएं किस में शामिल होती है, तो सीधा सीधा हमने देखा है समय जमाएं सीधा M3 में जाके जुड़ती है। तो यहां पर M3 में जो है समय जमाएं रहती है, और M4 में M3 प्लस डाकघर की समझ जमाएं होती है। तो M3 में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसका मतलब है M3 में और M4 में दोनों में जमा होती है। तो राइट आंसर यहां आएगा मेरे पास M3 और M4 दोनों आएगा, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर नंबर 4 है। नेक्स्ट, ये वाला प्रश्न रिपीट हो गया है। देखो, निम्न में से कौन सा भारत में मुद्रा पूर्ति के M2 में शामिल नहीं किया जाता है? तो M2 में क्या शामिल होता है? देखो M2 में शामिल होता है C प्लस DD प्लस OD, इन तीनों को मिला के हम M1 बोलते हैं। तो M1 प्लस डाकघर की बचत जमाएं, ये M2 होता है भाई, ठीक है, इसको M2 बोलते हैं। तो अब देख लो, मांग जमा होती है, बिल्कुल होती है, करेंसी होती है, RBI की अन्य जमा भी होती है, ये शामिल होता है। डाकघर की बचत बैंक के पास बचत जमा, ये भी इंक्लूड होता है। बैंकों की साउदी जमाएं, तो ये नहीं जमा होता है। IMF तथा विश्व बैंक के पास मांग जमाएं, तो ये जो है हमारी RBI के पास जो जमाएं होती है उसको इंक्लूड किया जाता है, जबकि सऊदी जमाओं को शामिल नहीं किया जाता है, इनको M3 में शामिल किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा यहां पर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, वही आ गया, डाकघर बचत की संगठन की समस्त जमाएं, आंख बंद करके M4 लगा देना है, ठीक है। समग्र मुद्रा संसाधन M3 को कहा जाता है। टाइम ही वेस्ट नहीं करना है छोटे सवालों में, ये पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाएंगे। ये एकदम इजी सवाल 2023 तक आते थे, अब इस तरह के सवाल आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विस्तृत मुद्रा M3 को कहा जाता है, रिजर्व मुद्रा M0 को कहा जाता है, उच्च शक्ति मुद्रा M0 को कहा जाता है। इतना कोई ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो भाई मुद्रा के प्राथमिक कार्य 2 हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। सहायक कार्य 3 है, ठीक है, सहायक कार्य 3 है, संपत्ति का या मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण और स्थगित मानों का भुगतान। तो यहां पर बैंकिंग का आधार अन्य कार्य है, राष्ट्रीय आय का वितरण अन्य कार्य है, संपत्ति का हस्तांतरण ये द्वितीयक कार्य है, प्राथमिक कार्य मूल्य का मापक है। तो राइट आंसर आएगा नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, मान लीजिए बैंक को अपनी 25% CR रखना है और प्राथमिक जमा जो है 200 है। तो देखो CR की दर, तो यहां पर CR 1/CR हो जाएगा, तो इससे मुद्रा गुणांक आ जाएगा, ठीक है। तो 1/CR, तो 1/CR 25 इंटू 100 करूंगा, तो यहां पर जो है मेरे पास मुद्रा गुणांक 4 आ जाएगा। 25 को 100 से काटूंगा, 4 आ जाएगा। और कुल साख सृजन जो है ज्ञात करना है, तो 4 इंटू 200 कर दूंगा मैं, तो ये एकदम इजी सा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 800। ये अभी रिसेंटली 2025 सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा गया था, इतना इजी सा सवाल था, ये 800 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखो, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को पूर्ण नियंत्रित नहीं कर सकता है। भाई बिल्कुल नहीं कर सकता है, बहुत सारी अन्य चीजें भी डिपेंड करती है, काफी हद तक कर सकता है लेकिन पूर्णतः नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति की मात्रा अंशतः
जमाकर्ता और बैंकों के व्यवहार पर निर्भर करती है। भाई बिल्कुल सही है, और ये इसी कारण से हो रहा है। तो यहां पर दोनों ही सही है और ये सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका ए आएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से M1 परिभाषा का हिस्सा नहीं है, तो सऊदी जमा जो है ये हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। मुद्रा गुणांक 5 है। ठीक है, मुद्रा गुणांक 5 है, तो CR की दर पूछ रहा है। CR की दर, तो यहां पर ये CR होता है और मुद्रा गुणांक ये इंटू 100 होता है, और इसने बोल दिया यहां पर 5 है, तो CR को मैं यहीं रहने देता हूं, 100 को इधर उठा के ले आता हूं, 100 इधर उठ के आएगा तो ये हो जाएगा, तो इसको इससे काटूंगा तो 20% आ जाएगा, तो CR की दर 20% हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये सवाल अपन कर चुके हैं, डबल बार रिपीट हुआ है, ये भी कर चुके हैं, डबल बार रिपीट है। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी विधत्त मुद्रा का भाग नहीं है। चलो लास्ट सवाल कर लेते हैं ये। तो निम्न में से कौन सा M3 का पार्ट नहीं है? तो जनता के पास जमा मुद्रा बिल्कुल पार्ट है, M1 में आता है। मांग जमा भी M1 में आता है। विदेशी संस्थानों के पास मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था के पास समस्त जमा ये होता है। तो ये विदेशी संस्थानों के पास की जो मुद्रा होती है ये हमारे इसका पार्ट नहीं होता है, तो राइट आंसर नंबर 3 आएगा यहां पर। नेक्स्ट बात करते हैं, इजी से सवाल है, अब तो कोई ज्यादा है नहीं। ठीक है, 2016 में किए गए विमुद्रीकरण का कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? तो उद्देश्य नहीं था, तो यहां पर जो है उत्पादन के क्षेत्र में संसाधनों को प्रवाहित करना जो है ये नहीं था इसका साधन जो है, तो ये राइट आंसर आएगा। तो दोस्तों ये थे मुद्रा टॉपिक से पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका ज्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हूं, तैयारी को थोड़ा सा धार देने के लिए आप 15-20 मिनट निकाल सकते हैं इस क्लास के लिए। तो फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं, इसकी स्पीड आप तेज कर सकते हैं क्वेश्चंस को करने की। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।